हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 ऊतक, जिसमें पादप ऊतक को मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के विषय में। तो शुरू करते हैं जंतु ऊतक। साथ ही साथ चित्र और नोट्स भी हैं। कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियमय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इस वीडियो में हम एपिथेलियमय ऊतक और संयोजी ऊतक की डिटेल में अध्ययन करेंगे। पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियमय ऊतक। ये ऊतक शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तो साफ पता चल रहा है कि जो ये ऊतक है ये शरीर के बाहरी आवरण को कवर करता है। ये ऊतक समस्त शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलता है। ये त्वचा का सबसे बाहरी आवरण बनाता है, जैसे कि हमारी स्किन सबसे बाहर स्किन ही होती है, आप सब जानते हैं। ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को भी ढकता है। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियों का भीतरी स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी इसी ऊतक के बने होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? सामान्यतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वो एपिथेलियम की इसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार ये शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये जो एपिथेलियम ऊतक है ये 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल शल की एपिथेलियम। इस प्रकार की एपिथेलियम चपटी और प्लेट के समान षटकोणीय कोशिकाओं की बनी होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये बहुत अधिक पतली और चपटी होने के कारण कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आहार नली और मुंह का स्तर जो होता है वो शल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। ये रहा हमारा शल्की एपिथेलियम का चित्र। नेक्स्ट, स्तरित शल्की एपिथेलियम। इस प्रकार के एपिथेलियम शल्की एपिथेलियम की कई परतों की बनी होती है और ये त्वचा में मिलती है। आपने देखा होगा कि त्वचा होती है, जब आपकी खाल कट जाए ब्लड वगैरह से तो आप देखेंगे उसके नीचे एक और लेयर होती है। तो कई सारी लेयर्स के साथ में त्वचा बनी रहती है। तो क्या होता है? ये त्वचा को कटने और फटने से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, स्तंभाकार एपिथेलियम लंबी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है और ये आंत के भीतरी स्तर में मौजूद होती है। नेक्स्ट, पक्षवामी स्तंभाकार एपिथेलियम। इस प्रकार के एपिथेलियमी कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये देखिए, तो आप चित्र से ही समझ गए होंगे, बात से ही समझ गए होंगे कि ये जो एपिथेलियम है ये श्वास नली में, इस प्रकार के एपिथेलियम नासापथों में, जैसे कि आपके नासा छिद्रों में आपने देखा होगा वैसे रहते हैं। श्वास नलिकाओं में, अंडवाहिनी के कुछ भाग और मूत्र नलिकाओं में भी मिलती हैं। नेक्स्ट, घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। ये वृक्क नलिकाओं, लार ग्रंथियों की वाहिनियों और जनदों की जर्मिनल एपिथेलियम में पाई जाती हैं। और लास्ट, ग्रंथिल एपिथेलियम। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाएं हैं जो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं। ये एपिथेलियमय ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव करती हैं। ये तो हो गई हमारी एपिथेलियमय ऊतक की बात। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है संयोजी ऊतक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न ज़्यादातर इसी से बनते हैं, संयोजी ऊतक से, इस पार्ट से, संयोजी ऊतक से। तो ध्यान से सुनिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे या सारे नोट्स आप नोट कर सकते हैं। ये ऊतक शरीर में विभिन्न ऊतकों को बांधने और जोड़ने का कार्य करते हैं और शरीर को सुरक्षा, सहारा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। कौन? संयोजी ऊतक। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी कोशिकाएं कम संख्या में होती हैं, आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। ये जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। ये सब आज हम पढ़ेंगे। पहला, रक्त या रुधिर, उपास्थि, अस्थि, एल्वियोलर संयोजी ऊतक, स्नायु एवं कंडरा और वसामय ऊतक। रुधिर इम्पोर्टेंट। रुधिर लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं।
प्लाज्मा से प्रश्न बनता है, ध्यान से पढ़िएगा, नोट भी करिएगा। ये रुधिर का पीले रंग का तरल भाग होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। इसमें लगभग 90% जल होता है। बहुत से लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, हार्मोन तथा पचे अनपचे पदार्थ खुले रहते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी होती हैं। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, जो शरीर में रुधिर को जमाने का काम करती है। ये प्रश्न यहाँ से लोगों में बनता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है जो रुधिर जमाने में कार्य करता है, या फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में पाया जाता है। इसमें से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो प्रतिरक्षी के संश्लेषण को उत्तेजित करते हैं, इन्हें प्रतिजन कहते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ जैसे कि जीवाणु आदि जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं तो उनको ये निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ये चपटी अंडाकार डिस्क के आकार की होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं और इनमें एक विशेष प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसीलिए ये लाल रंग की। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं बड़े परिमाप की अलग अलग आकार की संरचनाओं में मिलने वाली कोशिकाएं हैं। इनकी संख्या लाल वाली रुधिर कणिकाओं से कम होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये हानिकारक जीवाणुओं, मृत कोशिकाओं का अंतर्ग्रहण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं और ये संक्रमण और घाव के प्रति शरीर में प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रुधिर के थक्के जमा देती हैं जिससे रुधिर की हानि नहीं होती। मनुष्य को जब चोट लग जाती है तो उसका खून बहने लगता है। अगर प्लेटलेट्स अपना काम नहीं करेगी तो क्या होगा कि घाव पर खून जमेगा नहीं, बहता जाएगा। तो इस प्रकार से तो शरीर से सारा खून निकल जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, जहाँ पर भी चोट या घाव होती है वहाँ पर थक्का जमा देती है जिससे वहीं पर खून बहना बंद हो जाता है और पपड़ी सी जम जाती है, आपने देखा होगा। और क्या होता है, घाव से होकर धूल, जीवाणु आदि भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के रुधिर का कार्य ये गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है और शरीर के समस्त भागों में ऊष्मा का वितरण भी करता है। अस्थि मीन्स हड्डी। ये भी एक संयोजी ऊतक है। क्यों? क्योंकि हड्डियों से कंकाल का निर्माण होता है और शरीर को आकार प्रदान होता है। शरीर का आधार, अस्थि का आधार जो होता है फास्फेट, कार्बोनेट और ओसिन नामक प्रोटीन के कारण ही सख्त होता है। हड्डियाँ सख्त होती हैं। इनका कार्य ये कंकाल का निर्माण करती हैं और उसी से शरीर को आकार प्रदान होता है। ये मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती है क्योंकि उसी के सहारे हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। स्नायु एवं कंडरा। स्नायु ऊतक बहुत ही लचीला और मजबूत तंतुमय ऊतक है। ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। स्नायु ऊतक क्या करता है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। और जो कंडरा होता है ये भी एक संयोजी ऊतक है। ये क्या करता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। स्नायु जो होते हैं वो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं और कंडरा जो होते हैं वो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों को चिकना बनाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इन नोट्स को नोट कर लीजिए। इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और आज हमने क्या किया है, आज हमने जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक के विषय में पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के विषय पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये दोनों ऊतक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।